वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए, इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। क्या पाकिस्तान में इसराइल और भारत के पैसे से सियासत होगी? इमरान खान बहरूपिया, इसके चेहरे से मास्क उतारना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ JIT बनाई जाए, मुख्तलिफ केसेस की इंक्वायरी की जाए। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो शख्स अपने तमाम मुखालफिन को चोर चोर करके पुकारता था, आज इस रिपोर्ट के बाद अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से यह साबित हो गया कि इमरान खान मुल्क का सबसे बड़े में बड़ा डाकू है। आज की रिपोर्ट जो फाइनेंशियल टाइम्स है, फाइनेंशियल अखबारों में दुनिया की नंबर 1 अखबार समझी जाती है, नंबर 1 जरीदा समझा जाता है। और फाइनेंशियल टाइम की कोई भी खबर आज दिन तक कभी बाउंस नहीं हुई, कभी उसकी कोई भी खबर पे कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके खिलाफ कोई केस जीता हो। तो पहली बात, इमरान नियाजी फौरी तौर पर अगर इखलाक की जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। जिस तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए, चीटिंग के जरिए पैसे PTI के अकाउंट में आते गए और फिर वही पैसे मुल्क में मुख्तलिफ महाजों पर खर्च किए गए, चाहे वो इमरान खान की इलेक्शन कैंपेनें हो, उसके घर का किचन हो, उसके पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ की परचेजिंग हो, या तो फिर जो सोशल मीडिया पे पेड किस्म के जो कैंपेनें चलाना हो, ये सारे इस फॉरेन फंडिंग से अमल में आए। इस फॉरेन फंडिंग के इस जरीदे की इंफॉर्मेशन के बाद जिसमें मनी ट्रेल तक दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा कि फॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए ताकि ये बहरूपिया शख्स मुल्क से फरार ना हो सके। और जो उसमें अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की जो रिपोर्टें हैं, आपको पता होना चाहिए कि आरिफ नकवी अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब शख्स है। मैं तो इस चीज के जाती तौर पे ताने बाने कहीं और से भी मिला रहा हूं कि ये इमरान खान का जो ड्रामा था अमेरिकन खत, कहीं ये तो नहीं था इमरान खान को ना गिरफ्तार करे, इसीलिए ही शायद ये पूरा प्रोपेगेंडा अमेरिका के खिलाफ चलाया जा रहा था, क्योंकि एक शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और मनी लॉन्ड्रिंग के वो पैसे, वो 2 नंबरी पैसे, वो 2 नंबर तरीके से कमाए हुए पैसे सारे PTI में और इमरान खान के अकाउंट्स में आए हैं। तो जाहिर है केस की कड़ी जब मिलाई जाती है और मनी ट्रेल्स मिलाई जाती है तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका किसी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार भी कर ले, और उसीलिए उसने एडवांस में सारा प्रोपेगेंडा जो है, क्योंकि उसको पता था कि आरिफ नकवी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है, तो इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया हो कि वो कम से कम अमेरिका उसको यहां से आके गिरफ्तार ना करे या पाकिस्तान से इसकी गिरफ्तारी ना मांगे। एक तो इसका ये भी हो सकता है नुकता, जो कि मेरी समझ में है। ये मैं किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से जो बंदा कड़ियां मिलाता है तो उस हिसाब से मैंने ये अपनी एक सोच दी। दूसरी बात ये कि जितना प्रोपेगेंडा, अब इस रिपोर्ट के बाद कोई एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई PTI की जानिब से। वैसे तो इनकी पूरी बदतमीज ब्रिगेड मौजूद होती है जो हर 2 मिनट के बाद आके हर चीज पे आके जवाब देती है। इस फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद एक भी बयान इसके हक में या मुखालफत में नहीं दिया इन्होंने। और अगर इखलाक की जरूरत है, मैं कहता हूं जाके चैलेंज करो, बरतानिया की कोर्ट में जाके चैलेंज करो, वरना कौम के सामने मानो हाँ तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुई है। और इस तरह के फॉरेन फंडिंग के पैसे सिर्फ और सिर्फ PTI के अकाउंट में नहीं आए, शौकत खानम हॉस्पिटल में भी जो गबन हुए हैं उसमें भी जो फॉरेन फंडिंग आई है, और फिर उसमें फिर इनकी बहन साहिबा ने जिस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टीज परचेज की, जो बाद में इन्होंने एमनेस्टी में दिखाई, जिस एमनेस्टी के लिए इमरान खान कहता था ये चोरों डाकुओं के लिए है, उसमें इसकी बहन ने वो जो चीजें दिखाई हैं
क्या इसकी बहन ने यह साबित किया है कि वो पैसे इसने यहां से बाहर कैसे भेजे थे? वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए थे। मैं गुजारिश करता हूं वजीर आज़म पाकिस्तान से, मियां शहबाज शरीफ साहब, फौरी तौर पर इन तमाम चीजों को मिलाकर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। JITयां जिस तरह माजी में बनती गई हैं, उस तरह की एक JIT बनाई जाए जो कि इमरान खान के इस तमाम 2 नंबरियों की, इन फॉरेन फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, इन क्रिमिनल ऑफेंसेस की JIT इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो JIT फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तब तक अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कम से कम इसका नाम ECL पे डालें। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर जो जजमेंट आपने रिजर्व की हुई है फॉरेन फंडिंग केस की, जो 8 साल से पेंडिंग है, उसका नतीजा दिया जाए। आज मैं देख रहा था PTI के रहनुमा क्या बोल रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कर रहे हैं कि जी पहले पीपुल्स पार्टी और नून लीग के भी फैसले सुनाए जाए, फिर ये फैसला उसके साथ सुनाया जाए। ये कौन से कानून में, अदालत में होता है जी? कल को फिर हम भी खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। आज अगर मेरा कोई केस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहूँ जी जो पहले वो 8 साल पुराना केस पेंडिंग है पहले वो सुनाएं आप, 10 साल पहले जो पुराना केस है वो सुनाए, फिर मेरा केस सुनाएं, या मेरे केस से जितने भी मुंसलिक केस है सबको एक साथ जजमेंट दे। आज तक पाकिस्तान के कानून में किसी ने सुना इस तरह की कोई चीज कही हुई? किसी ने कोई इस तरह की बात कहता है कि सबके केसेस साथ सुनाए जाएं? ये PTI आज भी नहीं कह रही कि इन्होंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। ये बोले जी दूसरों के, हम तो होंगे खराब लेकिन दूसरे भी खराब होंगे। जब भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जिसका जजमेंट पहले सुनानी चाहिए सुनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मंतक पाकिस्तान की में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। वरना आज मैं कह सकता हूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने रेफरेंस भेजा था, जब उनका रेफरेंस पेंडिंग है कोर्ट में, तो बराए मेहरबानी पहले उस रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए, उसके बाद फैसले सुनाए जाएं। क्या ये मैं बात कह सकता हूं? हमारी अपील तो हमेशा ये रही है। क्या कोर्ट मेरे कहने पर यह बात मानेगी? क्या ये कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है कि कोई और फैसला ना सुनाया जाए? तो हम ये कहें जी किसी का भी आज जो पिटिशन डालते हैं, पिछले 1 महीने में जो पिटिशन डली है, इनमें सारे फैसले रोक दिए जाए। पहले जो पुरानी पिटिशन है, जो आपके पास 15 साल पुराना केस है, पहले वो सुनाए फिर ये सुनाए। इस तरह के कानून पाकिस्तान के आईन या कानून में कोई गुंजाइश नहीं है जो उस वक्त PTI मुतालबा कर रही है। खैर, पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से, बगैर किसी दबाव के फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, ताकि जो बहरूपियों के मुंह पे नकाब है वो उतरे, लोगों को पता चले कि इन डाकुओं ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया है, लेकिन बाहर मुल्क में जो हमारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज हैं उनके साथ क्या धोखेबाजियां की हैं इन्होंने। ये पैसे कहां कहां पे इस्तेमाल होते रहे हैं, ये किस किस एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते रहे हैं। जो शख्स साल का 1 लाख रुपए टैक्स भरता हो, वो इतना बड़ा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है? ये सारे फॉरेन फंडिंग के पैसे थे जिसमें ये लाइफस्टाइल भी बन रहे थे। हमारे पास 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है, उसका साल का इनकम टैक्स लाख रुपए होता है, वो इतना शाहाना जिंदगी लाख रुपए के टैक्स पे गुजार रहा था। इस बहरूपिये के चेहरे से ये मास्क उतरना चाहिए, और मैं दोबारा अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इसका नाम ECL में डालें, इसके हवारियों का नाम ECL में डालें, और फौरी तौर पर JIT तश्कील दी जाए। ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और JIT ने जिस तरह पहले मुख्तलिफ केसेस में अपनी कार्रवाइयां की हैं, उसी तरीके की कार्रवाई की जाए। डेली की बेसिस पे इसकी JIT इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी रिपोर्ट का ऑडिट होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में इसराइल और भारत के पैसे से अब सियासत होगी? डूब मरने का मुकाम है जैसे लोगों पर, शख्सों पे। अकबर एस बाबर साहब की अपनी रिपोर्ट जमा हो चुकी है ECP में कि इसराइल और भारत फंडिंग करते रहे इमरान खान को और PTI को। अगर क्या ये किसी और जमात के अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आते तो उसको क्या असर होता? इसीलिए हम कहते हैं इस मुल्क में लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। लाडलाइज्म हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। यह नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक जमात के लिए एक कानून हो और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून हो। यह नाइंसाफी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए।
ये बता दें कि आप ECL की बात कर रहे हैं, GIT बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इस तरफ भी नज़र दौड़ाएं जो एक फ्रेंडली बेंच बना हुआ है चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो आपकी हर चीज़ को बिल्डोज कर रहा है। कल वो उस बेंच के सामने जाएंगे तो हर चीज़ आपका बिल्डोज होगा। क्योंकि देखिए जी, आवाम के सामने रिपोर्टें आनी चाहिए, आवाम के सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर अदालत जो भी फैसला करे। हम ना कभी इलेक्शन कमीशन को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं, ना किसी अदालत को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि इंसाफ का तकाज़े इस मुल्क में हर शख्स के लिए इक्वल होने चाहिए। इस मुल्क में लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। अगर JITs बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनी थी तो क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में JIT बनाना। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि आप JIT तश्कील दें, उस JIT के मुरक्कात सबके सामने आए, JIT में पता चले कि इन डाकुओं ने किस तरह दुश्मन ममालिक के पैसे इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में सियासत के ऊपर काबिज रहे हैं, और उनके कोई इसमें फर्क नहीं कि ना सिर्फ पैसे मांगे चले हों। अगर इसराइल और भारत फंडिंग दे सकता है PTI को, तो उनके थिंक टैंक भी यहाँ काम कर सकते हैं। जो फिर जो आज जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चलते हैं हमारे इदारों के खिलाफ और इदारों के सरबराहों के खिलाफ, फिर यह भी हो सकता है कि पीछे इसमें इसराइल और इंडिया के जो है लोग वो शामिल हों। आपको बताएं कि जहलों में तूफानी बारिश से काला देव जामे मस्जिद की छत के पर्दे गिरने से एक नमाजी शहीद जबकि 13 नमाजी जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहलम से अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहलों में तूफानी बारिश से काला देव जामे मस्जिद की छत के पर्दे गिरने से एक नमाजी शहीद जबकि 13 नमाजी जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जहलम में यह वाक़या पेश आया है। तूफानी बारिश से काला देव जामे मस्जिद की छत के पर्दे गिर गए। खैरात की रकम PTI को मुंतकिल होने का भांडा बरतानवी अखबार ने फोड़ दिया। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी ने तहरीक इंसाफ को $2.12 मिलियन मुंतकिल किए। बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया है कि आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। ये रकम बरतानिया में T20 मैचों और मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की गई थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक भी की गई, मगर रकम के ज़राए से लाइल्मी का इजहार किया गया था। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम $1.3 मिलियन थी। PTI की पार्टी फंडिंग बारे इंकशाफात बरतानवी अखबार ने किए हैं। आपको बताएं कि खैरात की रकम PTI को मुंतकिल होने का भांडा बरतानवी अखबार ने फोड़ दिया। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी ने तहरीक इंसाफ को $2.12 मिलियन मुंतकिल किए। बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया कि आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का जल्द फैसला सुनाए। PTI कहां से पैसे लेकर सियासत करती रही, अवाम को पता चलना चाहिए। अगर PTI के हाथ साफ हैं तो पहले क्यों नहीं बताया। PTI ने खुद कहा था कि अकाउंट्स का इल्म नहीं। गैर मुल्की कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, वक्त बताएगा। साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है PTI का वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है। अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया आज से 8 साल पहले। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से PTI ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब कोई मसला हो उस पर फौरी तौर पर जो भी कानून है, जो भी तरीक़ाकार है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। PTI ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म PTI को नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का हक है उनको पता चले इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और PTI किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो गए। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन स्पीकर रेफरेंस का जायजा लेकर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो गए। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर रेफरेंस का जायजा लेकर फैसला करेगा।
इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर लगा दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम महमूद डोगर इससे कबल भी सीसीपीओ लाहौर रह चुके हैं। अहम नोटिफिकेशन के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर लगा दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गुलाम महमूद डोगर को इससे कबल भी वो सीसीपीओ लाहौर रह चुके हैं। BAP के रहनुमा सरदार नूर अहमद और दीगर कहते हैं कि बलूचिस्तान को दोबारा आग में ना धकेलें। बलूच लापता अफराद का ड्रामा रचाना बंद किया जाए। जो लापता अफराद से मुतालिक मुहिम चला रहे हैं उन्हें बैरूनी फंडिंग हो रही है। लापता अफराद के लवाहिकीन एक ज़हीर अहमद को शहीद करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। ज़हीर अहमद जिंदा है, उनके झूठे शहीद होने का ड्रामा रचाया गया। मरने पर मेरे घर वालों ने फातह ख्वानी की। मफाद परस्त लोग हैं, इन्होंने इसे शूट उठा के अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए एक जलसे जलूस बाटी मामला इन्होंने स्टार्ट किए। उसके हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें उठा के रैली टाला, टोयोटा दारकूमत के रेड जोन में आए। एक नया तमाशा इन्होंने बनाया कि लापता अफराद को कत्ल कर दिया गया है, लाशों पर सियासत करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो उस हवाले से आज मैं आप सबको उनकी शर्मिंदगी कह लें जो ये तमाशा कह रहे हैं, और हम सब के लिए एक मोज़ा कह लें। एक मोज़ा पेश आया। मेरे राइट साइड पे जो शख्स बैठा हुआ है, इसका मैं ताल्लुक़ करूँगा आप लोगों के साथ। इसमें तो इन्होंने बहुत से लोगों के नाम लिए कि ये सब लापता थे और इनको ज़ियारत ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया है। उसमें बहुत से नाम थे। एक नाम ज़ईद बलोच के नाम से था कि ज़ईद बलोच नामी लड़का भी इसमें शहीद किया गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है वो उनके लिए बायस शर्मिंदगी हुई। जो मेरे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है यही वो शख्स है जिसका नाम वो रचा रहे हैं ज़ईद बलोच के नाम से। इसका ताल्लुक़ मेरे ही ट्राइब से है, ज़हीर अहमद उमरज़ई। ये डिस्ट्रिक्ट मस्तूम के लोकल हैं, इस टाइम खुशदार में रिहायशी पजीर हैं। इनका ताल्लुक़ एक पढ़े लिखे ख़ानदान से है। डॉलर की कीमतों की मैराथन रेस जारी। टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 तक इजाफा कर दिया। आपको बताएं कि टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 तक इजाफा कर दिया। डॉलर की कीमतों की मैराथन रेस इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि 1300 सीसी 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 9,10,000 का इजाफा किया गया है, जबकि 1600 से 1800 सीसी की गाड़ियों की कीमतों में 9,90,000 से 12,90,000 तक का इजाफा किया गया है, जबकि 2700 और 2800 सीसी की लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 19,20,000 से 31,60,000 इजाफा किया गया है। डॉलर की कीमतों में बेलगाम इजाफे से गाड़ियों की कीमतें बढ़ी। कंपनी की जानिब से कहा जा रहा है पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात से टोयोटा ने बरवक्त डिलीवरी से भी माजरत कर ली। ग्राहकों को मजीद 3 महीने सब्र करने या रकम वापस लेने की ऑप्शन दे दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल हो गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ओगरा की वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल हो गई। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी कल वजारत खजाना को भिजवाएगा। पेट्रोल की कीमत में 15 जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,164 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की मजमूई पैदावार 22,336 जबकि तलब 27,500 मेगावाट हो गई है, जिस वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटों से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है।
कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की बंदिश शुरू कर दी गई। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। हबीब बताएगा। देखिए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर शहर में जो है वो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। इस वक्त हम कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त इलाका मकीनों के मुताबिक 3-3 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है और दिन में 3 से 4 मरतबा ये सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने, जबकि रात के औकात में भी लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बरकरार है। शहरियों की जानिब से यही कहना है कि इस वक्त शहर में जब बारिशों का मौसम था तो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कुछ लोड शेडिंग के औकात में बेहतरी की गई थी, लेकिन एक बार फिर मानसून का जो सिलसिला है उसके थमते ही शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है और मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 12 से 14 घंटे फिर एक बार जो है मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर के जो मकीन है बिलखुसूस उनकी जानिब से यही कहना है कि बिल जो है वो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ज़्यादा भेजे जा रहे हैं, बिल मुकम्मल तौर पर अदायगियाँ भी की जा रही हैं, उसके बावजूद जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 से 14 घंटे तक पहुँचा दिया गया है और शदीद शहरियों को जो है वो परेशानी में डाला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब आपका। दरिया चनाब बिफरने लगा, पानी में मुसलसल इजाफा, दरिया की करीबी आबादियों में हर तरफ तबाही, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, नकल मकानी पर मजबूर हो गए। 1,20,000 क्यूसेक पानी का रैला रिकॉर्ड किया गया। सैलाब की क्या सूरत हाल है, जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। वकार बताएगा। जी, इस वक्त हम चिन्योट में मौजूद हैं और मेरे अक़ब में ये चिन्योट ब्रिज है, दरियाए चनाब। यहाँ पर इस वक्त तुगयानी की सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था वो इस वक्त चिनाब रिवर से चिन्योट के मुकाम से गुज़र रहा है। इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख क्यूसिक पानी चिन्योट ब्रिज के नीचे से गुज़र रहा है। PDMA फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक आज शाम तक ये पानी की जो अहराज है मज़ीद यहाँ पर इसकी सतह बुलंद होती नज़र आएगी। चिन्योट के जो भवाना तहसील है वहाँ के जो कुछ देहात हैं वो ज़ेर आब आने का खदशा है। भवाना के मुख्तलिफ जो देहात हैं ज़ेर आब आ चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू कैंप्स कायम किए गए हैं। रेस्क्यू के कैंप मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए गए हैं। चिन्योट शहर हाल ताहम अभी तक बिल्कुल महफूज है, जो बंद हैं वहाँ पर भी जो ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू के लोग मौजूद हैं। इस मुकाम से इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। ताहम तहसील भवाना के कुछ देहात अब तक ज़ेर आब आ चुके हैं, लेकिन चिन्योट शहर अभी तक बिल्कुल महफूज है। यहाँ से 1.25 लाख क्यूसेक तक का इस वक्त रेला गुजर रहा है। चिन्योट से आज रात तक तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आपका। बरसात के बाद कराची शहर की आम शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। FB एरिया की मेन सड़क पर बारिश के बाद गड़े पड़ गए, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद फेरोज से, जो इस वक्त FB एरिया में मौजूद हैं। जुनेद बताएगा। बिल्कुल, शहर कायब में बरसात के बाद जो सड़कें हैं उनकी हालत जो है वो अब से अबतर होती जा रही है। इस वक्त मेन शाहराह पर जो है वो मौजूद है, हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट कहलाई जाती है। इस सड़क की हालत भी जो है बरसात के बाद काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बरसात से पहले ये सड़क की हालत ख़राब थी, मगर बरसात का पानी पड़ते ही यहाँ की हालत जो है वो मज़ीद ख़राब हो गई है। सड़क पर जो है वो गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे बिल्कुल सामने। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका।